तो यहाँ थे हम कैरेक्टरिस्टिक्स पर। तो ऊपर पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या था कंपनी का। पहले मैंने शेयर मार्केट का बताया था कि आमतौर पर शेयर मार्केट होता कैसा है, ठीक है। मतलब इंडिया के लोग कैसे ट्रेड करते हैं, शेयर ट्रेडिंग। कंपनी होती है, ठीक है, उसके शेयर्स जो कौन सी कंपनी, पब्लिक कंपनी, उसके शेयर्स वो रजिस्टर्ड होती है स्टॉक एक्सचेंज पर, ठीक है। और हम लोग फिर स्टॉक एक्सचेंज तक से हमें क्या कहते हैं, परचेज करने होते हैं स्टॉक एक्सचेंज से, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज कौन सी, सारी NSE BSE या उसके अलावा जो भी जितनी स्टॉक एक्सचेंज है सब, ठीक है। तो अब क्या होता है कि हमें स्टॉक एक्सचेंज से खरीदने के लिए हमें डीमेट अकाउंट खुलाना पड़ता है। दो अकाउंट खुलते हैं, एक डीमेट अकाउंट खुलता है, एक डिपॉजिटरी अकाउंट खुलता है, ठीक है। और ये डीमेट अकाउंट में क्या होता है, हमारे पैसे होते हैं, इसमें हम डीमेट अकाउंट से हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी हमें सेल परचेज करना होता है वो डीमेट अकाउंट से करते हैं। और फिर वो ट्रेड करने के बाद जो भी हमारे शेयर्स होते हैं वो ख़रीदने के बाद ट्रांसफ़र हो जाते हैं, सेव हो जाते हैं हमारे डिपॉजिटरी अकाउंट में, ठीक है। फिर अब ये जो डीमेट अकाउंट होता है ये लिंक होता है हमारे किसी भी बैंक अकाउंट से, ठीक है, चाहे कोई सा भी बैंक हो, उससे हमारा लिंक होता है एक अकाउंट से, जिससे हमारे पैसे इसमें ट्रांसफ़र होते हैं डीमेट अकाउंट्स में। और फिर डीमेट अकाउंट से अगर हम सेल करते हैं तो वो इसमें आते हैं, और अगर कंपनी डिविडेंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसमें आते हैं। सर ये डीमैट अकाउंट खोलता कौन है सर? डीमेट अकाउंट जो खोलते हैं वो ब्रोकर्स खोलते हैं। तो लाइक HDFC एंड ऑल? नहीं, HDFC नहीं है। फिर सर? जैसे कि मोतीलाल है, मैं इस लिस्ट दिखा देता हूँ तुम लोग को, गूगल लिस्ट ऑफ ब्रोकर्स, लिस्ट ऑफ ब्रोकर्स इन इंडिया। ये तो इंश्योरेंस क्या है, शेयर, इक्विटी, स्टॉक मार्केट, ठीक है। एंजल ब्रोकिंग है, उसका नाम जीरोधा है एक, ठीक है। और एंजल ब्रोकिंग है, जीरोधा है, ICICI डायरेक्ट है, शेर खान है, मास्टर ट्रस्ट है, एक्सिस डायरेक्ट है, मोतीलाल ओसवाल है, 5 पैसा, HDFC सिक्योरिटीज़, IIFL इंडिया इन्फोलाइन है, इंडिया बुल्स वेंचर्स है, कोटक सिक्योरिटीज़ है, कार्वी है, अप स्टॉक्स है, और SBI कैप सिक्योरिटीज़ है। ये ब्रोकर्स हैं, और भी हैं काफ़ी सारे हैं, ठीक है। तो किसी एक ब्रोकर के थ्रू जो है हमें अकाउंट खुलवाना होता है। हमें जब भी अकाउंट खुलवाना होता है तो इन्हीं ब्रोकर्स के थ्रू खुलते हैं अकाउंट्स, जो भी खुलते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं कि जब भी हम शेयर ट्रेडिंग करते हैं तो उस पर ये कुछ जो है कमीशन चार्ज करते हैं, ब्रोकरेजेस, ठीक है। इनकी सबकी अलग अलग ब्रोकरेजेस है, ठीक है, परसेंटेज में होती है। दो तरह की ट्रेडिंग होती है, ट्रेड जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, एक इंट्राडे होती है और एक वो होती है डिलीवरी होती है, ठीक है। एक होती है इंट्राडे और एक होती है डिलीवरी, ठीक है। इंट्राडे मतलब सेम डे परचेज और सेम डे सेल, ठीक है, सेम डे सेल और परचेज, जिस दिन खरीदा उसी दिन बिक जाता है। अच्छा, इसमें दो तरीके होते हैं इंट्राडे में। हम पहले बाय करके उसको सेम डे सेल कर सकते हैं हाई प्राइस पर, और सेम डे सेल करके पहले और फिर बाद में बाय कर सकते हैं, ठीक है। जब हम पहले सेल कर देते हैं बाद में बाय करते हैं उसको बोला जाता है शॉर्ट, ठीक है। और जब हम बाय करके सेल करते हैं उसको बोला जाता है लॉन्ग, ठीक है। तो इंट्राडे में ये दोनों ऑप्शन हमारे पास होते हैं, कोई भी पहले सेल कर दे, बाद में जब कम हो जाए रेट उसका प्राइसेस उसको बाय कर सकते हैं। और जब रेट हम चाहें तो उसको पहले बाय कर लें, जब रेट बढ़े सेम डे में उसको हम सेल कर दें, इसको बोलते हैं इंट्राडे। अब इसमें जो होता है
अगर हम सेल नहीं करते तो वो ऑटोमेटिक हमारे जो होते हैं वो सेल हो जाता है। ठीक है, अगर हमने बाय किया हुआ है इंटरडे में, ठीक है, तो वो सेम डे में ही हमारा फिर क्या होता है, सेल हो जाता है ऑटोमेटिक, अगर हम सेल नहीं करते। और अगर सेल किया हुआ है हमने और हम उसे बाय नहीं करते, वो ऑटोमेटिक जो है एक रेट पे बाय हो जाता है। अब वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता किस रेट पे बाय होगा या किस रेट पे सेल होगा, अगर वो ऑटोमेटिक हो रहा है। ठीक है, तो एक होती है इंटरडे, एक होती है डिलीवरी। डिलीवरी होती है हम एक दिन खरीदते हैं, ठीक है, परचेज करते हैं, बाय करते हैं, और उसके नेक्स्ट डे या उसके आगे किसी भी दिन हम उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, हम सेम डे सेल नहीं करते जिस दिन उसको बाय करते हैं। ठीक है, वो होती है डिलीवरी। अब ये जो ब्रोकरेजेस होती हैं, ये इन पर कमीशंस लेती हैं, कमीशन चार्ज करती हैं, ब्रोकरेजेस चार्ज करती है। इंट्राडे पे अलग चार्ज होता है और डिलीवरी पर अलग चार्ज होता है। ठीक है, इसके अलावा और भी अलग अलग चार्जेस होते हैं जो इसके ऊपर चार्ज किए जाते हैं। डिपॉजिटरी के द्वारा, स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा जो चार्ज किए जाते हैं वो अलग चार्जेस होते हैं। तो जब भी हम परचेज करते हैं, मान लो 16 रुपये का परचेज किया कोई शेयर, तो उसके ऊपर कुछ अदर चार्जेस भी होते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, कितनी तरह के चार्जेस होते हैं, अगर तुम्हें एग्जांपल देखना है तो देखना है एग्जांपल। यस सर। जी, तो एक सेकंड अभी दिखाता हूँ। थोड़ा वेट करना होगा। जीरो, सर आप भी इन्वेस्ट करते हो शेयर्स में? हाँ, ये रहा। ये देखो, जो परचेज किए हुए हैं, ये टोटल 5 शेयर्स हिंदुस्तान यूनिलीवर के हैं। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का कोड है। ठीक है, तो ये 5 खरीदे, क्वांटिटी 5 खरीदा है, परचेज किया है, एनएससी से किया है। ठीक है, ग्रॉस रेट उसका जो था वो 2316 था। ठीक है, 2316 रुपीज़ के शेयर प्राइस पे खरीदा हुआ है। टोटल अमाउंट बन रही थी 11,580। अब यहाँ पर देखो, पे इन पे आउट ऑब्लिगेशन कितने का था, 11,580 का था। अब इस पे जो ये टैक्सेस लगे हैं और अदर चार्जेस हैं, वो ये सारे चार्जेस हैं, जो कितने सारे चार्जेस लग रहे हैं। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ब्रोकरेज 0.01 है। ठीक है, CGST, SGST, IGST लगा है, ये कितना टोटल 0.07 लग रहा है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, तो एक जो बड़ी कॉस्ट एक्सपेंस लग रहा है वो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लग रहा है, वो 12 रुपये का है। ठीक है, जब मैंने 11 तकरीबन 12,000 बैठा है ना, 11,500, तो 12 रुपये का लग रहा है ये। सेबी टर्नओवर फीस भी लग रही है, एक स्टैम्प ड्यूटीज लग रही है 1.16। तो टोटल मेरे डिडक्ट हुए 500, वो 11,593। तो टोटल तकरीबन मैंने 11,580 का खरीदा, तो 13 रुपये मेरे जो है वो अदर चार्जेस में चले गए। ठीक है, अब मैं जब बेचूंगा तो फिर मेरे जो चार्जेस लगेंगे वो अलग लगेंगे, उसमें इसके साथ साथ, ये चार्जेस के साथ साथ और चार्जेस भी लगेंगे। वो होता है कौन सा होता है उसका नाम, डिपॉजिटरी चार्जेस होते हैं। ठीक है, जो ये डिपॉजिटरी होती है ना, जिसके पास हमारे शेयर्स डिपॉजिट रहते हैं, यस सर। तो वो भी, हाँ, तो जब हम सेल करते हैं तो वो हमसे चार्ज कर लेती है। ठीक है, तकरीबन 16 रुपीज़ के लगभग चार्ज करती है डिपॉजिटरी, अप्रॉक्सीमेटली 16 रुपीज़ एक सेल पे, चाहे हम वो सारे शेयर्स एक साथ बेच रहे हैं, चाहे उसमें से 5 बेच रहे हैं, चाहे उसमें से एक बेच रहे हैं, ये 16 रुपीज़ फिक्स है। प्लस ये जो ब्रोकरेज के चार्जेस जो वो 13 रुपये लगे थे ना, तो अगर मैं जब खरीद रहा हूँ, बाय कर रहा हूँ, तो वो बाय पे भी लगेंगे, जब मैं सेल कर रहा हूँ तो वो सेल पे भी लगेंगे, दोनों टाइम पर लगते हैं वो चार्जेस। ठीक है,
तो सबसे सस्ता जो है वो जीरोधा है, मैं जीरोधा के थ्रू करता हूँ। ब्रोकरेज ब्रोकर जो है वो जीरोधा के थ्रू करता हूँ, सबसे सस्ता है वो। बाकी जो मोतीलाल है ये सारे बहुत महंगे हैं, मतलब इतने ही 11,000 पे ही काफ़ी मेरा वो कट जाता ब्रोकरेजेस, अगर मैं उनसे उनके थ्रू करता। तो अब क्या होता है, वो हमारा एक अकाउंट से लिंक कर देता है ब्रोकर, जिस अकाउंट की डिटेल हम उसे देते हैं। तो जो भी हम पैसे ट्रांसफ़र करते हैं उस अकाउंट से उसमें ट्रांसफ़र करते हैं, जब भी हम सेल करते हैं तो उस अकाउंट से वो पैसे उसमें जाते हैं। अब जो ये होता है, जब हम सेल करते हैं तो क्लियरिंग होने में 3 दिन लगते हैं, ठीक है। तो हमारे पैसे जब हम सेल करते हैं अकाउंट में उसी दिन नहीं ट्रांसफ़र होते, उसमें तकरीबन क्लियरिंग होने के बाद 3 दिन में ट्रांसफ़र हो, 3 दिन के बाद ट्रांसफ़र हो कर सकते हैं हम पैसे वापस, ठीक है। तो अब जिस बैंक से मैं लिंक करता हूँ उसी में मेरा जो है डिविडेंड भी जाएगा, अगर कंपनी कोई डिविडेंड डिक्लेयर करती है डिविडेंड जाएगा, अगर मैं सेल करता हूँ उसके पैसे उसमें ही जाएंगे, ठीक है। अब इन चार्जेस के अलावा जो ये ब्रोकरेजेस चार्जेस हैं, इन चार्जेस के अलावा एक कम जो ब्रोकर है वो एक फीस और लेता है, उसे बोलते हैं AMC, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, ठीक है। जैसे डेबिट कार्ड में कटते हैं ना एनुअल मेंटेनेंस यस सर, चार्जेस, एक साल इसमें के। भी कटते हैं। हाँ, तो इसमें भी कटते हैं। ये अलग अलग ब्रोकर का अपना अलग अलग होता है, कोई 500 लेता है, कोई 300 लेता है, कोई 400 लेता है, कोई 1000 लेता है, सबका अपना अलग अलग होता है। तो ये जो ब्रोकर है ये शायद ये 300 रुपये का है इसका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। तो अब ये क्या करता है, ब्रोकर एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल करता है, प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म, जिस पर हमारा डीमेट अकाउंट होता है, और उसमें फिर हम सेल परचेज उस प्लेटफॉर्म के थ्रू ही कर सकते हैं। मतलब कोई और कहीं और जा कर के या किसी और वेबसाइट पे जा कर के हम नहीं कर सकते, सिर्फ उस प्लेटफॉर्म को, जो उस ब्रोकर का जो प्लेटफॉर्म है उसी पर हम सेल परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अपनी जो बैलेंसेस हैं वो भी हमें उसी में दिखाई दे देगा दिखा। तो ये जो है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जो है वो हमसे लेता है कि जब हमें खरीदने होते हैं इंडिया में ही, और सेल उसी प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म वो हमें प्रोवाइड करता है उसी से हमें परचेज सेल परचेज उसी प्लेटफॉर्म के थ्रू हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चाहे कोई से भी स्टॉक एक्सचेंज का हो, वो इस प्लेटफॉर्म पे जो भी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है उसके शेयर्स मिल जाते हैं। साथ ही साथ हम इक्विटी के साथ साथ कमोडिटी में भी डील कर सकते हैं सेम प्लेटफॉर्म से, ठीक है। इक्विटी और कमोडिटी दोनों के लिए होता है ये, ठीक है। कमोडिटी के लिए क्या है, हमें कमोडिटी जैसे पेट्रोल है, मतलब जो भी कमोडिटी तुम लोग को पता होगा ना, वही कमोडिटीज़ हैं। तो उन सब में भी हम डील कर सकते हैं इसी सेम प्लेटफॉर्म के ज़रिए। तो उसका जो मेंटेनेंस चार्ज है वो अलग से लेता है। मान लो 300 रुपये ये इक्विटी का ले रहा है, तो उसका प्लस करके 100-200 रुपये जो भी है वो का कमोडिटी का अलग से लेता है। पैसे जो है इसका ट्रेड का जो भी अकाउंटिंग होती है वो दोनों की अलग अलग रहती है, उसमें इक्विटी के पैसे अलग रहते हैं, उसमें कमोडिटी के अलग रहते हैं, ठीक है। यानी कि ये नहीं अगर हमने इक्विटी में पैसे डाले हैं तो कमोडिटी परचेज करने में यूज़ कर सकें, ऐसा नहीं होता। अगर हमने वो पैसे इक्विटी में डाले हैं अपने उसमें प्लेटफॉर्म पर, इक्विटी में ऐड किए अपने डीमेट अकाउंट में, तो इक्विटी ही हम उस पैसे से खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिक इंडियन में। अब क्या है कि अब अगर इंडियन कंपनी को बाहर से फंड रेज करना पड़े, आउटसाइड इंडिया फंड रेज करना पड़े, तो वो ऐसे डायरेक्ट जो है ब्रोकरेज मतलब इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में ऐसे नहीं कर सकता। उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एक जो है स्टूडेंट वाला। डिपॉजिटरी जो है जिस कंट्री में था उस कंट्री के डिपॉजिटरी को बीच में लाना पड़ेगा, इंटरमीडिएट एक लाना पड़ेगा। अब और अपने शेयर्स जो है वो कस्टोडियन को देने पड़ेंगे, वो शेयर्स हमारा कस्टोडियन रखेगा, उसको वो हमारा रुपीस से डॉलर में कन्वर्ट करेगा, और डॉलर में कन्वर्ट करके फिर वो डिपॉजिटरी को देगा, फिर डिपॉजिटरी के पास वो रहेंगे। फिर वो डिपॉजिटरी जो है जिसको भी हमें इशू करना है वो उसको एक्नॉलेजमेंट देगा, उसकी वही एक्नॉलेजमेंट जो है उसको कहा जाता है डिपॉजिटरी रिसीप्ट। क्या कहा जाता है, डिपॉजिटरी डिपॉजिटरी होते कौन है रिसीप्ट। सर? हाँ, डिपॉजिटरी वो जो डिपॉजिटरी। शेयर्स, डिपॉजिटरी वो होती है जो शेयर्स को अपने पास रखती है, सेव करती है, होल्ड करती है जो शेयर्स को। ये इंस्टीट्यूशन होती है सर कोई? हाँ, ये भी इंस्टीट्यूशन होता है बैंक्स की तरह, ये कस्टोडियन बैंक होता है, ये वो डिपॉजिटरी बैंक होता है, ठीक है। तो ये इसको अपने पास जो है वो रखता है, क्या कहते हैं, इसको होल्ड करके रखता है, और उसके नाम पर उसको एक्नॉलेजमेंट इशू कर देता है
कि तुम्हारे शेयर्स इतने हैं, और वो शेयर्स जो है डिपॉजिटरी के पास रहते हैं। तो अब क्या है, वो एक्नॉलेजमेंट जो वो देता है उसको इन्वेस्टर को, उसको बोला जाता है डिपॉजिटरी रिसीट। क्या बोला जाता है? डिपॉजिटरी रिसीट। और जब ये डिपॉजिटरी रिसीट जो होती है ये अलग अलग टाइप की है। कितने टाइप्स की? 3 टाइप्स की बताई थी, ADR, GDR, ITR। ADR है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, ये कब होती है? जब अमेरिकन में इशू हो रहा है, ठीक है। GDR ग्लोबल जब डिपॉजिटरी ग्लोबल में रिसीट होता है, ठीक है, ग्लोबली जब होगा। IDR इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, ये है अपोजिट हो जाता है इसका, ADR GDR का अपोजिट। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडिया में इंडियन इशू है। कंपनी इशू कर रही है इंडिया के बाहर, जब बाहर की कंपनी इंडिया में इशू करेगी तो वो IDR कहलाएगा, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट कहलाएगी। यानी कि इसको उल्टा कर दो, अपोजिट कर दो। कैसे अपोजिट कर दो? कि मान लो यहाँ पर ये जो है इंडियन कंपनी की जगह यहाँ पर कर दो इंडियन इंडिविजुअल, ठीक है, इंडियन इंडिविजुअल हो जाए, या इसको कंपनी रहने दो, यहाँ पर रख दो, नाम चेंज कर दो, यहाँ पर कर दो आउटसाइड इंडियन कंपनी, यानी कि फॉरेन कंपनी कर दो, फॉरेन कंपनी, ठीक है। और यहाँ पर कर दो इंडियन, ठीक है। अब किसी फॉरेन कंपनी को इंडियन को इशू करना है तो उसको, उस कंपनी को एक इंटरमीडियरी सेलेक्ट करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा, जो इंडिया का डिपॉजिटरी होगा बैंक, ठीक है। अब वो जो शेयर, वो जो अपने शेयर्स है वो देगा अपने कस्टोडियन को, वो कस्टोडियन उसे ट्रांसफर करेगा उसकी करेंसी से, डॉलर में या रुपीज में ट्रांसफर करेगा, फिर वो डिपॉजिटरी को दे देगा, फिर वो जब इंडियन इंडिविजुअल को देगा, एक्नॉलेजमेंट इशू कर देगा, शेयर रहेंगे डिपॉजिटरी के पास, ठीक है। अब भी यहाँ पर जो हम शेयर्स ये खरीदते हैं ना यहाँ पर, ये तो वो शेयर मैंने बताया ना डिपॉजिटरी अकाउंट में रहते हैं, वो हमारे पास नहीं आते, उसकी एक्नॉलेजमेंट आती है हमारे पास से। जब भी हम शेयर करते हैं उसकी एक एक्नॉलेजमेंट हमारे मेल पर आ जाती है, ठीक है। और वो रहते शेयर्स कहाँ पे हैं? डिपॉजिटरी में ही रहते हैं। इसीलिए जब हम सेल करते हैं तो 3 दिन उसके जो है क्लियरेंस के लगते हैं, डिपॉजिटरी उसकी क्लियरेंस करती है, तब वो पैसा हम अपना बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जब वो क्लियरेंस करता है, उसका क्लियरेंस के वो अलग से चार्जेस लगाता है 16 रुपीज़, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 16 रुपीज़, शायद 15 कुछ है या 16 ऐसे ही कुछ है, ठीक है। तो अब ये अपोजिट हो जाता है तो IDR हो जाता है, वरना तो फिर क्या है, जब इंडियन कंपनी इशू कर रही है बाहर वालों को तो वो ADR या GDR कहलाएगा। जब अमेरिका में इशू कर रही है तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट हो जाएगा, जब ग्लोबली कर रही है तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट हो जाएगा, ठीक है। तो GDR क्या है? GD ग्लोबल डिपॉजिट, अब इसको समझाने की तो जरूरत नहीं है, डेफिनेशन को तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो। इट इज़ एन अनसिक्योर्ड सिक्योरिटी, ये एक अनसिक्योर्ड सिक्योरिटी होती है। अब फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेड ऑन इट, उसके ऊपर एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होता है। इट में बी कन्वर्टेड इनटू नंबर ऑफ शेयर, वो नंबर ऑफ शेयर में भी कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन प्राइस इज पब्लिक इन फॉरेन एजेंसी, फॉरेन एजेंसी में वो पब्लिक, पहले से पब्लिक होता है कि हाँ कितना होता है प्राइस। इट इज़ लिस्टेड एंड ट्रेडेड इन द शेयर मार्केट, और जब वो एक बार वो क्या होती है, शेयर मार्केट में ट्रेडेड होती है, फिर लिस्टेड होती है। मतलब अगर हमने ये इशू कर दिया वहाँ पे कस्टोडी डिपॉजिटरी में है तो अब ये वहाँ पे लिस्ट हो गया, अब यहाँ ये उस कंट्री की शेयर मार्केट में फिर वो ट्रेड हो सकता है, ठीक है, एक बार वो डिपॉजिटरी में आ गया। लेकिन उतना ही ट्रेड होगा जितना इशू किया हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं जितना हमने कंपनी ने दिया है। यानी कंपनी के 1 लाख शेयर्स हैं, अगर इसने सिर्फ 10,000 ही यहाँ पर दिए हैं तो वहाँ पर दूसरी कंट्री में सिर्फ वही 10,000 ट्रेड हो सकते हैं, पूरे जितने टोटल हैं वो नहीं ट्रेड हो सकते, ठीक है। तो अब इसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैंने बताया था जब हमारी कॉल कट गई थी, तो क्या था वो, चलो तुम पढ़ पढ़ लेना, ये बता देता हूँ। अंटिल 1983 द मार्केट फॉर डिपॉजिटरी रिसीट was largely investor driven and depository banks often issued them without the consent of the company concerned, ठीक है। क्या है कि जो मार्केट ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट थी वो पहले इन्वेस्टर ड्राइवन थी, ठीक है। डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी बैंक्स ऑफन इशूड देम विदाउट द कंसेंट ऑफ द कंपनी, और जो डिपॉजिटरी बैंक थे वो कंपनी की कंसेंट के बगैर इशू कर देते थे। लेकिन मतलब क्या है कि यानी कि यहाँ पर डिपॉजिटरी के बाद एक बार आ गया
तो अब ये डिपॉजिटरी जो है कंपनी की कंसेंट के बगैर इशू करते थे, जिसको चाहे वो मर्जी उससे परचेज कर सकता था। 1983 In 1983, the Securities and Exchange Commission (SEC) of the US made it mandatory for certain amount of information to be provided by the companies. क्या हुआ कि 1983 से SEC ने, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ने मैंडेटरी कर दिया कि कुछ इंफॉर्मेशन कंपनी को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रोवाइड बाय द कंपनीज, कंपनी को कुछ अपनी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ये नहीं कि बस ऐसे ही ट्रेड हो रहे हैं वहाँ पे और कंपनी के कोई इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। ठीक है, टिल 1990 द कंपनीज हैड टू इशू सेपरेट रिसीट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इन यूरोप। इट्स ठीक है, क्या था 1990 तक जो कंपनीज थी उनको सेपरेट रिसीट इशू करनी होती थी, यूनाइटेड स्टेट्स में एडीआर्स और इन यूरोप में आईडीआर्स यानी कि जीडीआर्स। इट इनहेरेंट वीकनेस वाज दैट देयर वाज नो क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग पॉसिबल एज ADRs had to be traded, settled and charged through DTC and international settlement systems in the US, while the IDRs could only be traded and settled via Euro Clear in Euro। ठीक है, क्या था कि जो ADRs थे उसमें एक रिस्ट्रिक्शन थी, वीकनेस थी। क्या वीकनेस थी कि ADR सिर्फ अमेरिका में ही चार्ज या क्लियर हो सकते थे, अमेरिका के बाहर नहीं हो सकते थे। और IDR जो थे वो सिर्फ, ये IDR ये वाला इंडियन वाला नहीं है, ये इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसीट वाला है। ठीक है, IDR जो है वो यूरोप क्लियर से होते थे इन यूरोप में। ठीक है, तो इसमें जो था क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं था। ठीक है, कब तक? 1990s तक। फिर उसके बाद इन 1990 changes in Rule 144A and Regulation 5 of the SEC allowed companies to raise capital without having to register the securities within the SEC or changing financial statements to reflect US accounting principles। क्या हुआ 1990 से? 1990 से जो है इसमें जो रूल्स थे 144A और रेगुलेशन 5, उसमें चेंजेस लाए गए। इस चेंजेस में क्या किया गया कि कंपनीज को एसईसी ने जो है वो अलाउ कर दिया। किस लिए अलाउ कर दिया? कि वो अपने शेयर्स जो है, सिक्योरिटीज जो है, वो मार्केट में बगैर एसईसी में रजिस्टर कराए इशू ट्रेड कर सकता है। ठीक है, और बस उसको क्या करना है कि जो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसको यूएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा, सेटल करना पड़ेगा उसके बाद। ठीक है, यानी कि जो यूएस के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनको फॉलो करके अपनी स्टेटमेंट्स को यूएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके, यूएस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके वो सिंपली क्या है उसको वहाँ की मार्केट में ट्रेड उसको इशू कर सकता है। ठीक है, उसको एसईसी में रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो उसके बाद जो GDR जो है वो इवॉल्व हुआ आउट ऑफ दिस चेंज। ठीक है, इसी चेंज के बाद जो है GDR इवॉल्व हुआ, यानी कि जो 1990s के ये वाला जो चेंज हुआ था 144A में और रेगुलेशन 5 में, इसके बाद जो है GDR जो है वो वजूद में आया। उससे पहले GDR नहीं था, उससे पहले क्या था? ADR और IDR था। ठीक है, तो डिपॉजिटरी रिसीट्स आर ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन एज अंडर। दो तरह से इस वो जो है ऑफर्ड होती है, एक अनस्पॉन्सर्ड और दूसरा स्पॉन्सर्ड। अनस्पॉन्सर्ड जो है वो इशूड बाय वन और मोर डिपॉजिटरीज इन रेस्पॉन्स टू मार्केट डिमांड। ठीक है, क्या है वो एक या एक से ज़्यादा डिपॉजिटरीज के द्वारा इशू की जाती है मार्केट डिमांड पर। ठीक है, उसको क्या बोला जा गया? अनस्पॉन्सर्ड। ठीक है, कौन इशू कर रहा है? डिपॉजिटरी इशू कर रहा है मार्केट डिमांड पर। एक है स्पॉन्सर्ड दिस इज प्रोमिनेंट टुडे, ये अब प्रोमिनेंट है, और जो अनस्पॉन्सर्ड है वो अब ऑब्सोलेट हो गई, अब वो वजूद में नहीं है। सिर्फ कौन सा है? स्पॉन्सर्ड वाला है, ये अभी प्रोमिनेंट है टुडे। क्यों? इसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी है टू लिस्ट ऑन अ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल एक्सचेंज इन यूएस। ठीक है, यानी कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि यूएस एक्सचेंज जो है, नेशनल एक्सचेंज जो है यूएस का, वहाँ पर जो है रजिस्टर कराने में, लिस्ट कराने में फ्लेक्सिबिलिटीज़ है।
और कोई भी कैपिटल जो है रेज कर सकता है, ठीक है, कोई भी कंपनी रेज कर सकती है। अब इसके बाद कुछ इसका और पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं, वो तुम लोग पढ़ लेना, सिंपल है। अब आ जाओ नीड फॉर जीडीआर इशू बाय इंडियन कंपनी के, क्या नीड है, क्यों इशू करती है जीडीआर, वो सिर्फ इंडियन मार्केट में ही क्यों नहीं रुकी हुई, वो बाहर उसको निकलने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज से बाहर निकल के उसको दूसरी कंट्रीज़ की स्टॉक एक्सचेंज में जाने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है। तो इसमें मैंने ये लिखाई थी जो कॉल डिस्कनेक्ट होने से पहले, ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स है। नीड फॉर जीडीआर इशू बाय इंडियन कंपनीज की, जीडीआर इशू करने की क्या ज़रूरत है इंडियन कंपनीज को। पहला कि टू रेज वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज, जो वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज है वो रेज करने के लिए, यानी कि अगर हम हमारे पास अगर हम बाहर इशू कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं बाहर से, तो हमारे पास डॉलर आ जाएंगे, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज को इसके द्वारा। वरना हमें अगर डॉलर की जरूरत पड़ेगी, वरना हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी करेंसी को एक्सचेंज कराना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ से एक्सचेंज ना करा के हम क्या है, डायरेक्ट ही बाहर फॉरेन मार्केट में अपने शेयर्स फंड फॉरेन मार्केट से फंड रेस कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक वहाँ से हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आ जाएगा। टू मीट द एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन नीड्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का एक्सपेंशन है या डाइवर्सिफिकेशन की नीड्स हैं उसको मीट करने के लिए। टू ग्लोबलाइज द डिमांड फॉर द स्क्रिप्ट्स ऑफ दीज कंपनीज, अपनी कंपनी की जो डिमांड है, स्क्रिप्ट्स बोलते हैं, किसको बोलते हैं स्क्रिप्ट्स, पता है, जो हम ये इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं, सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं, उनको स्क्रिप्ट्स ही बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है, स्क्रिप्ट्स। तो ग्लोबलाइज डिमांड, टू ग्लोबलाइज द डिमांड, अपनी डिमांड को, अपनी स्क्रिप्ट्स की डिमांड को ग्लोबलाइज करने के लिए कंपनी बाहर दूसरी मतलब स्टॉक एक्सचेंज में इशू करती है बाहर की, ठीक है। टू लिवरेज द कॉर्पोरेट नेम्स ऑफ दीज कंपनीज इन द ग्लोबल कैपिटल मार्केट, लिवरेज करने के लिए, यानी कि अपनी अपनी कॉर्पोरेट नेम को, अपनी कंपनी के नाम को बाहर ग्लोबल मार्केट में मशहूर करने के लिए, ठीक है, अपना नाम बाहर मार्केट में बढ़ाने के लिए, लिवरेज करने के लिए इशू करती हैं। टू मिटिगेट द राइजिंग कॉस्ट ऑफ डोमेस्टिक कैपिटल ड्यू टू स्ट्राइटन मॉनेटरी कंडीशंस एट होम, ठीक है, क्या है मिटिगेट करना, मतलब जो राइजिंग कॉस्ट है डोमेस्टिक कैपिटल की, डोमेस्टिक कैपिटल मान लो हमारी कंट्री है, कंट्री में कैपिटल की कॉस्ट क्या होती है, तुमने फाइनेंस में पढ़ा होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट पढ़ा था, के ओ के डी के ई पढ़ा हुआ है। यस सर। हाँ, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो बढ़ जाती है डोमेस्टिक कंट्री में मॉनेटरी कंडीशंस की वजह से, ठीक है। तो उसको मिटिगेट करने के लिए बाहर दूसरी कंट्री में अपने शेयर्स को इशू कराया जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, कॉस्ट कम होती है, तो वो हमारा फिर कॉस्ट जो है टोटल वो मिटिगेट हो जाती है। टू ब्रॉड बेस शेयर होल्डिंग इन दीज कंपनीज आर द स्पेसिफिक नीड्स, मतलब ये है यहाँ तक। टू टू ब्रॉड बेस टू ब्रॉड बेस शेयर होल्डिंग्स इन दीज कंपनीज, अपनी कंपनी के जो शेयर होल्डिंग है वो बढ़ाने के लिए, बेस शेयर होल्डिंग बेस बढ़ाने के लिए, मान लो यहाँ पर जो है शेयर होल्डर ज़्यादा खरीद नहीं रहे, ठीक है, मान लो जितने लोगों को खरीदना था यहाँ पे इंडिया में वो खरीद चुके, अब अपना शेयर ब्रॉड बेस बढ़ाने के लिए शेयर होल्डर्स का बाकी जितना बचा है वो इंडिया के बाहर इशू कर दिया जाता है, फॉरेन में इशू कर दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो आप खरीद नहीं रहे, यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, डिमांड फुलफिल हो गई, तो बाकी की डिमांड जो है वो बाहर वालों की डिमांड को यूज़ करके अपनी सप्लाई को कंप्लीट किया जाता है, अपना जो शेयर होल्डिंग का जो बेस है वो बढ़ाया जाता है, ठीक है। ये सारी जो है स्पेसिफिक नीड्स हैं जो कि क्या होती हैं, सॉट टू बी फुलफिल्ड बाय दीज जीटीआर कंपनीज, ठीक है, जो ये फुलफिल करती हैं नीड्स, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने कल कर दिया था डिस्कनेक्ट होने से पहले, जब डिस्कनेक्ट हुआ तब मुझे पता चला कि तुम लोग तो गायब हो गए, ठीक है, नहीं मैं ही गायब हो गया था तुम लोगों के बीच में से, ठीक है। आगे है रिक्वायरमेंट्स फॉर इशूइंग जीडीआर्स, पहले हमने क्या पढ़ा, नीड क्या है, अब क्या है रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, इन अ डायरेक्टिव इशूड ऑन November 12
1993। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? रिक्वायरमेंट्स पढ़ रहे हैं। रिक्वायरमेंट्स फॉर इशूइंग GDRs। ठीक है, क्या है? इन अ डायरेक्टिव इशूड ऑन November 12, 1993। ठीक है, कब इशू हुआ था? November 12, 1993। Government of India laid down certain provisions governing issues of GDRs and foreign currency bonds। ठीक है, तो जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने कुछ रूल्स जो है वो बनाए थे इसके। ठीक है, प्रोविजंस बनाए थे जो GDRs को रेगुलेट करते हैं, GDRs को और फॉरेन करेंसी बॉन्ड को। ठीक है, फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स। ठीक है, तो वो प्रोविजंस की प्रोविजंस क्या है? वो पहला है कि प्रायर परमिशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज मैंडेटरी। ठीक है, तो प्रायर परमिशन पहले ज़रूरी है, बगैर परमिशन के कोई इशू नहीं कर सकता। ठीक है, अगर परमिशन अलाउड होगी तभी हो सकता है। कहाँ से? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। ठीक है, मैंडेटरी है। सेकंड, कंपनी सीकिंग सच अप्रूवल मस्ट हैव अ कंसिस्ट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ गुड परफॉर्मेंस। ये नहीं कि कोई भी जा करके बाहर इशू कर दे, उसका क्या होना चाहिए? कंसिस्टेंट गुड रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ गुड परफॉर्मेंस। ठीक है, कंसिस्ट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ गुड परफॉर्मेंस। ठीक है, समझते हो ट्रैक रिकॉर्ड का क्या मतलब है? गुड परफॉर्मेंस मतलब उसकी अर्निंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं कि वो डाउन जा रही है कंपनी। ठीक है, वेल्थ डिस्ट्रक्शन कर रही है क्रिएशन की बजाय, तो ऐसी को भी जो है अलाउ नहीं किया जाएगा बाहर इशू करने में। द कस्टोडियन शैल बी अ डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक। और जो कस्टोडियन है, जो ऊपर बताया था ना, कि जो अगर कंपनी है वो इशू करेगी तो उसको एक कस्टोडियन सेलेक्ट करना पड़ेगा जो उसके शेयर्स को कन्वर्ट करके डिपॉजिटरी को इशू करेगा। ठीक है, तब वो इन्वेस्टर के पास जाएगा। तो ये जो कस्टोडियन है, जो कंपनी को कस्टोडियन सेलेक्ट करना है, वो इंडियन होना चाहिए। ठीक है, तो जो कस्टोडियन है, कस्टोडियन शैल बी अ डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक। ठीक है, वो डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक होना चाहिए। उसके बाद द एग्रीगेट ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। ठीक है, जो एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट है कंपनी में, मतलब इन्वेस्टमेंट मतलब जो टोटल कैपिटल है। ठीक है, जो टोटल कैपिटल
हेलो 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 सर, आवाज नहीं आ रही सर। ज़्यादा टाइम हो गया क्या पढ़ाते पढ़ाते? किसी ने म्यूट ही कर दिया मुझे। 51 हो गए, 4:51। कौन था ये? लवी ने तो लेफ्ट ही कर दिया। फिर आ गई लवी। चलो, तो अब आ रही है आवाज़? यस सर। ठीक है, तो म्यूट मत किया करो भाई, मना कर, मतलब बता दो अगर क्लास ज़्यादा हो गई है तो, टाइम ज़्यादा हो गया तो म्यूट करने की क्या ज़रूरत है। द एग्रीगेट ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, शैल नॉट एक्सीड 51%, ठीक है, ऑफ इशूड और सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है, इशूड या सब्सक्राइब कैपिटल से 51% ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दिस इज एक्सक्लूसिव ऑफ जनरल परमिशन ऑफ ऑफशोर फंड्स और एफआईआईज टू इन्वेस्ट अप टू 24% और 30% एज द केस में भी, ठीक है। लेकिन ये उससे अलग है जो एफआईआईज और ऑफशोर फंड्स जो होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? एफआईआईज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ऐसी कुछ है शायद। दो होते हैं, एफ आई आईज होते हैं और डी आई आईज होते हैं। डी आई आईज जो है वो डोमेस्टिक हैं, डोमेस्टिक, और एफ आई आई जो है वो फॉरेन है। ये क्या है, इनके पास ही बहुत सारा पैसा होता है, पैसा कलेक्ट करते हैं ये, और कलेक्ट करके शेयर मार्केट में लगाते हैं, ठीक है। फॉरेन, ये बाहर के लोग होते हैं जो इंडियन मार्केट में लगाते हैं। तो जो ये जो इन्वेस्ट कर रहे हैं ये 20%, 24%, सिर्फ एफ आई आईज की बात हो रही है। एफ आई आईज या ऑफशोर फंड्स जो होते हैं वो 24 या 30%, इनकी लिमिट ये अलग है, ठीक है। ये 51% से अलग है, 51% अलग से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, एफ आई आईज वाला हटा करके, ठीक है, एज द केस में भी। तो ये तो हो गया तुम्हारा क्या चीज़, रिक्वायरमेंट्स की, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके अलावा भी in addition the notification contains detail of taxation are mentioned in the tax, dividends are subject to a 10% withholding tax and capital gain, ठीक है। इसके अलावा भी और कई हैं, तो वो सब पढ़ लेना। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड फर्दर गाइडलाइंस, इसके अलावा भी गवर्नमेंट ने बाकी गाइडलाइंस इशू की हैं, जैसे अ कंपनी कैन मेक अ जीडीआर इशू ओनली वंस अ पीरियड ऑफ 12 months, a group of companies can make no more than 2 issues, ठीक है। तो क्या है कि एक कंपनी एक साल में सिर्फ एक ही बार जीडीआर इशू कर सकती है, ठीक है, ठीक है, सिर्फ एक साल में, वंस इन अ पीरियड ऑफ 12 months। और ग्रुप ऑफ कंपनीज दो इशू से ज़्यादा नहीं कर सकती, कैन मेक नो नॉट मोर देन 2 issues। The funds mobilized must be used within a year of the issue date for one or more of the following purposes। क्या है, जो फंड रेज होगा, यानी कि यहाँ से, अब उसके ऊपर भी इनके ऊपर कंडीशन है कि जो फंड रेज होगा यहाँ से, देखो एक तो क्या है कि वंस इन अ ईयर, वंस इन अ ईयर इशू कर सकती है, ठीक है। या ग्रुप ऑफ कंपनीज एक साल में 2 बार कर सकते हैं, ये 1 ईयर नहीं है, 12 month है, ठीक है, 12 months, 12 महीने में एक बार कर सकती है। और ग्रुप ऑफ कंपनीज 2 बार कर सकती हैं, 2 बार से ज़्यादा नहीं कर सकती, एक साल में, ठीक है। और अब इसमें इनके ऊपर कंडीशन भी है, जो ये फंड रेज्ड होगा, ठीक है, जो फंड्स रेज्ड हैं वहाँ से, उनको एक साल में उनको यूटिलाइज करना पड़ेगा, यूटिलाइज विद इन 1 ईयर। और वो भी ये नहीं कि कहीं पर भी अपनी मर्जी से यूटिलाइज कर सके, उसके लिए भी इनके ऊपर कंडीशन है कि कहाँ पे यूटिलाइज कर सकता है। पहला कंडीशन है, उसको यूटिलाइज किया जा सकता है इंपोर्ट ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट्स, ठीक है, कैपिटल इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट करने के लिए। बी, परचेज ऑफ
परचेज ऑफ डोमेस्टिक प्लांट, ठीक है, इक्विपमेंट्स और बिल्डिंग, ठीक है। थर्ड है प्री पेमेंट और शेड्यूल्ड रीपेमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग करेंसी लायबिलिटी, ठीक है। प्रीपेमेंट या शेड्यूल रीपेमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग करेंसी लायबिलिटी। डी है फंड्स अ जॉइंट वेंचर, ठीक है। जॉइंट वेंचर समझते हो क्या होता है? और अ प्रोजेक्ट abroad provided that the same has been approved by the government, ठीक है। जॉइंट वेंचर समझते हो क्या होता है? यस सर। क्या होता है? सर जॉइंट वेंचर जब दो कंपनी एक बन जाती है सर, लाइक एक बन जाती है। मारुति है सुजुकी होगी, हीरो होंडा होगी सर, जियो वो और आइडिया भी थी। कौन सी अभी मर्ज? एक होती वोडाफोन नहीं है एंड इसमें। आइडिया। सुनो, ये जो है, जो तुम कह रहे हो वो मर्जर होता है, ठीक है। वोडाफोन और आइडिया का जो है वो मर्जर हुआ है, एक्विजिशन हुआ है, वोडाफोन ने आइडिया को खरीदा है, ठीक है। तो ये जो है मर्जर एंड एक्विजिशन होता है, अमलगमेशन जिसे बोला जाता है, ठीक है। जॉइंट वेंचर अमलगमेशन नहीं होता। यहाँ पे जो दो कंपनी है वो एक नहीं होती, वो दोनों कंपनियां जो हैं वो अलग ही रहती हैं, ठीक है। दोनों कंपनी, मान लो एक कंपनी एक्स है और एक कंपनी वाई है, ठीक है, ये दोनों अलग रहेंगी। बस क्या होगा, किसी एक प्रोजेक्ट को, मान लो कोई प्रोजेक्ट है, उसको मिल करके वो दोनों साथ में कर रही हैं, ठीक है। तो ये जो जो प्रोजेक्ट वो ए है, ये एक साथ मिलके जो कर रही हैं, तो ये प्रोजेक्ट जो है वो उनका जॉइंट वेंचर कहलाएगा, ठीक है। समझ गए? तो ये ए ओके प्रोजेक्ट सर। जिसको ये दोनों कंपनी साथ मिलके कर रही हैं, ये इन दोनों कंपनी का जॉइंट वेंचर कहलाता है, ठीक है। ये मर्जर नहीं होता। ये वोडाफोन आइडिया वाला जो है वो मर्जर एक्विजिशन वाला केस है, अमलगमेशन वाला है, ठीक है। ये जॉइंट वेंचर नहीं है। कभी गलती से किसी इंटरव्यू में बोल दो इसको जॉइंट वेंचर, ठीक है। तो ये है, और एक और है इसका ई अप टू 51% of the issue proceeds can be utilized for general corporate restructuring purposes, ठीक है। बाकी के 51% तक जो इशू किया है, जो रेज किया है वहाँ से फॉरेन से, ठीक है, फॉरेन से जो रेज किया है उसका 51% तक वो यूज़ कर सकता है अपना जनरल कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग पर्पस के लिए, यानी कि अपने अपना जो है पूरा बिजनेस को रिस्ट्रक्चर करने के लिए, ठीक है। 51% तक। बाकी जो यूज़ कर सकता है, मतलब पूरी तरह से वो यहाँ पर यूज़ कर सकता है। और ये भी कब, कितने टाइम में करना है? इशू करने के 1 साल तक यूज़ करना है, विद इन अ ईयर ऑफ द इशू डेट फॉर वन और मोर ऑफ द पर्पसेस, या एक से ज़्यादा। ये नहीं कि किसी एक ही काम में करना है, एक से ज़्यादा किसी भी काम में कर सकता है, लेकिन 1 साल का बाउंडेशन है कि इशू के बाद 1 साल के अंदर अंदर उसे यूज़ करना है उस पैसे को। ये नहीं कि रख के बैठ जाए या इनके अलावा किसी और काम में यूज़ करने लगे, वो नहीं करना, ठीक है। इन्हीं कामों में यूज़ करना है और 1 साल में करना है। तो अब क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसको ना यहीं पर हम छोड़ देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। बाकी इसको ना तुम लोग कंप्लीट कर लेना,
जब मैं तुम्हें पीडीएफ दे दी मैंने इसकी? नो सर। अभी नहीं दी ना? चलो मैं इसकी पीडीएफ आज सेंड कर दूंगा। तो यहाँ तक जो है तुम कंप्लीट कर लेना, इसको रीड कर लेना। ठीक है? फिर इसके आगे जो भी है वो हम आगे पढ़ेंगे। इस हफ्ते जो है हम पूरे हफ्ते क्लास करेंगे, बीच में 1 या 2 छुट्टी हो सकती है, वरना पूरे हफ्ते करेंगे क्लास ये वाली। ठीक है? कोई ओके प्रॉब्लम तो सर। नहीं है? नो सर। समझ में आ रहा है ना? क्लियर? यस सर। टीचिंग में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नो सर। अच्छा, और बाकी कौन कौन से, एक ही तो सब्जेक्ट और है ना तुम लोग का? सर पूरा दिन है सर, इन दोनों सब्जेक्ट में निकल जाता है सर हमारा। पूरा दिन निकल जाता है? यस सर।